जी का प्रिय पत्रकार बंधुओं, हमारे बीच में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, बहुत ही सम्मानित हमारे श्री गणेश गोयल जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री प्रोफेसर गौरव बल्लभ जी उपस्थित हैं। यहाँ पर मंच पर हमारे संगठन महामंत्री श्री मथुरादत्त जोशी जी, हमारी गढ़वाल मंडल मीडिया प्रभारी गरिमा मेहरा दसवानी जी, हमारी प्रवक्ता प्रतिमा सिंह जी, हमारे प्रवक्ता लखपत बटोला जी, हमारे दीप बोहरा जी, सूरज सिंह नेगी जी, हमारे सब मीडिया विभाग के प्रवक्तागण यहाँ उपस्थित हैं। मैं यहाँ पर आप सभी लोगों का, पत्रकार बंधुओं का और प्रेस छायाकारों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हमारे नेतागण आपको संबोधित करेंगे, आपके साथ चर्चा करेंगे। मैं इसकी शुरुआत माननीय अध्यक्ष जी से कर रहा हूँ। साथियों नमस्कार। आदरणीय गौरव बल्लभ जी वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं, खास करके आप लोगों के माध्यम, मीडिया के माध्यम, क्योंकि आपने राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों बार, अनगिनत बार उन्हें कांग्रेस पार्टी के पक्ष में अपनी बात को रखते हुए अपने अपने चैनलों में और अन्य राष्ट्रीय चैनलों में भी देखा होगा। आज उनका परिचय मैं इस रूप में यहाँ पर उत्तराखंड में कराना चाहता हूँ कि आप हमारे उत्तराखंड के चुनाव के मद्देनजर मीडिया और कम्युनिकेशन प्रभाग के केंद्र से प्रभारी नियुक्त हुए हैं। मैं आपका सादर अभिवादन करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। हमारे आज के यहाँ पर जो विषय है, आदरणीय बल्लभ साहब आपको संबोधित करेंगे। देश में तमाम अवांछनीय राजनीतिक स्थितियां एवं सरकार के द्वारा जो जानबूझकर राष्ट्रीय स्तर पर आपदाएं पैदा की जा रही हैं, उसके बारे में आप अपने विचार यहाँ पर रखेंगे। कांग्रेस पार्टी के व्यूज आपके सामने रखेंगे। आदरणीय गौरव बल्लभ साहब। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष। मंच पर बैठे कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं की ओर से मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं इस विशेष पत्रकार वार्ता में। साथियों, इस पत्रकार वार्ता में, ये विशेष पत्रकार वार्ता में हम जो राष्ट्रीय संपत्तियों को बेचने का खेल देश में हो रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं अपना रिलीज पहले हिंदी में आपके सामने रखूंगा, फिर बहुत शॉर्टली इंग्लिश में भी रखूंगा और उसके बाद आपके सारे सवालों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। साथियों, भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर माननीय प्रधानमंत्री जी का एक पेट डायलॉग, 70 साल, ये 70 साल में जो संपत्तियां बनी थी वो राष्ट्रीय संपत्तियां आज बेची जा रही है। और उनको कौन खरीदेगा, इसको जानने के लिए कोई बहुत बड़ा गणित या अर्थशास्त्र के ज्ञान की जरूरत नहीं है। हर बच्चे को पता है, हिंदुस्तान के हर नागरिक को पता है कि राष्ट्रीय संपत्तियां कौन खरीदेगा।
भले वो गुवाहाटी हवाई अड्डा हो, लखनऊ हवाई अड्डा हो, बॉम्बे मुंबई हवाई अड्डा हो, किसने खरीदा? एक ऐसे व्यक्ति ने खरीदा जिसको ना तो हवाई जहाज ना हवाई अड्डों के परिचालन का 0 दिन का भी अनुभव। और अब एक नई स्कीम लाई गई जिसका नाम रखा गया है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, NMP। NM का मतलब क्या होता है मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको पता NM क्या है हमारे देश में, पर P का मतलब प्लंडर होता है, इसको कहते हैं लूट। ये राष्ट्रीय संपत्तियों की लूट है। और क्यों लूट है मैं ब्योरेवर एक एक चीज का आपके सामने रखूंगा कि ये क्यों लूट है, ये किस तरह से राष्ट्रीय संपत्तियों को बेचने की आनंद फानन में अपने मित्रगणों के हवाले करने की एक साजिश है। मैं उसका एक एक इश्यू पे बात करूंगा। पिछले 3 स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त 2019, 15 अगस्त 2020, 15 अगस्त 2021 स्वाधीनता दिवस राष्ट्रीय एक हमारे लिए गर्व का दिवस है। हर हिंदुस्तानी उस दिन गर्व की अनुभूति करता है। और लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री जी कोई चीज बोलते हैं तो हर देशवासी उस पर विश्वास करता है। पिछले 3 स्वाधीनता दिवस से एक फिगर बोला जा रहा है, 100 लाख करोड़। कितने जीरो होते हैं वो नहीं पूछूंगा आज किसी से, पर मैं ये जरूर पूछूंगा कि ये 3 स्वाधीनता दिवस से आप नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के नाम से 100 लाख करोड़ की घोषणा करते हो और स्वाधीनता दिवस का भाषण खत्म होते ही वो 100 लाख करोड़ भी पैक होके चले जाता है, फिर अगले 15 अगस्त को वो निकलता है। पिछले 3 स्वाधीनता दिवस से जो आपने 100 लाख करोड़ की घोषणा करी उसमें से आपने कितना क्रियान्वयन किया? जब ये सवाल पूछा गया कि ये 100 लाख करोड़ कैसे आएगा, 3 सालों से 3 स्वाधीनता दिवस से आप घोषणाओं पे घोषणाएं कर रहे हो, तो एक नई स्कीम ला दी गई जिसके अंतर्गत 27,000 किलोमीटर रोड, 6,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन, 28,000 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन, 210 लाख मीट्रिक टन का अनाज भंडारण के स्टोरेज, 25 एयरपोर्ट, 9 पोर्ट, 761 माइनिंग लाइन ब्लॉक्स, 2 स्टेडियम, 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा की रेलवे की संपत्तियां क्या करेंगे? मोनेटाइज करेंगे, भाड़े पे देंगे, लीज पे देंगे, 30 से 50 वर्षों की लीज पे देंगे। हमने पूछा कि ये संपत्तियां आप आनंद फानन में क्यों, देश की जो 70 साल में लोगों के खून पसीनों से जो संपत्तियां बनी है उनको आप आनंद फानन में अपने मित्रगणों के हवाले क्यों दे रहे हो? तो बोला भाड़े पे दे रहे। साथियों समझना पड़ेगा, और जब आप समझेंगे तो देश समझेगा। अगर कोई संपत्ति जिसकी यूजफुल लाइफ 50 साल है और आप उसको 50 साल के लिए भाड़े पे दे देते हो तो बचता क्या है? मैं अगर एक गाड़ी खरीदता हूं जिसकी यूजफुल लाइफ 10 साल है और 10 साल के लिए भाड़े पे दे देता हूं, दिस इज एज इक्वल एज गिविंग ए न्यू कार टू ए पर्सन। वो के वो चीज, राष्ट्रीय संपत्तियां, वो के वो कोल ब्लॉक्स, वो के वो 8,000 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन और ट्रांसमिशन लाइन से ज्यादा स्ट्रेटेजिक कोई चीज हो सकती है देश में? अरे बिजली बिना ना तो डिफेंस काम कर सकता है, आप निजी हाथों में दे रहे हो ट्रांसमिशन लाइंस को, और कौन खरीदेगा? 2 अड्डे बिकेंगे तो कौन खरीदेगा? पोर्ट बिकेंगे तो कौन खरीदेगा? ट्रांसमिशन लाइनें बिकेगी तो कौन खरीदेगा? सड़कें बिकेगी तो कौन खरीदेगा? ये गैस की पाइपलाइन बिकेगी तो कौन खरीदेगा? स्टेडियम बिकेंगे तो कौन खरीदेगा? भंडारण को, पोर्ट्स को, एयरपोर्ट्स को, माइनिंग ब्लॉक्स को किन लोगों के हवाले करोगे? 2-3 आपके मित्र, उन लोगों के हवाले अगर आप करोगे तो मोनोपोलिस का निर्माण होगा, कार्टेलाइजेशन होगा, और कार्टेलाइजेशन होगा तो वही चीज जो आज हमको मिल रही है उसके दाम बढ़ जाएंगे। उसे कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? तीसरा विषय, बहुत गंभीर विषय है साथियों, कि आज जो ये सार्वजनिक संपत्तियां हैं, जो पीएसयूज हैं, यहाँ पर देश के जो पिछड़े लोग हैं उनको आरक्षण मिलता है, जो हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोग हैं उनको आरक्षण मिलता है। आपने आरक्षण को बाईपास करने का तरीका ढूंढ लिया। आज आप उनको प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दोगे, उनके ऊपर आरक्षण के नियम बाध्य नहीं है। आपने पिछड़े जो जगहें हैं जहां पे आपने उनको
को प्रमोट करने के लिए इंसेंटिव दे दे के उन क्षेत्रों का विकास किया। वहां पर वो जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है उन्होंने अपनी संस्थाएं लगाई है। अब आप उनको अपने दोस्तों के हवाले कर रहे हो तो आप आरक्षण व्यवस्था का भी बाईपास निकाल रहे हो। देश इन चीजों का जवाब चाहता है। हमारा चौथा इश्यू है कि जो विनिवेश, प्राइवेटाइजेशन, मोनेटाइजेशन, इन शब्दों के भ्रम जाल में देश को मत उलझाओ। आपसे जब पूछा जाता है कि आप देश की संपत्तियां क्यों बेच रहे हो तो बोलते हैं हम तो भाड़े पे दे रहे हैं। देखिए इस तरह की ड्रेसिंग, आपको जो ट्रांजैक्शन की ड्रेसिंग करके ट्रांजैक्शन के मंतव्य को मत उलझाओ। सबको पता है कि ये भाड़ा नहीं है। आपने पूरे यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स के दौरान उन एसेट्स को अपने मित्रगणों के हवाले कर दिया। और अंत में एक ही बात कहूंगा साथियों, ये संपत्तियां किसके पैसों से बनी थी? करदाताओं के पैसों से, हिंदुस्तान के लोगों के पैसों से। अब ये संपत्तियां भाड़े पर कौन लेगा? मित्रगण लेंगे। और वो मित्रगण भाड़े पे लेने के लिए किन बैंकों से ऋण लेंगे? पब्लिक सेक्टर बैंक से। वहां पे किसका पैसा है? करदाताओं का। और फिर वही संपत्तियां अगर हमको यूज करनी है तो हमको भाड़ा चुकाना पड़ेगा। मींस हमारे ही पैसों से बनी संपत्तियां मित्रगणों को हमारे ही पैसों की फाइनेंसिंग से वो भाड़े पे लेंगे और फिर वो उसी संपत्तियों पे हम हमारे उपयोग के लिए हमसे ही भाड़ा लेंगे। ये लूट नहीं है तो क्या? ये लूट नहीं है तो क्या? अगर ये लूट नहीं है तो दुनिया में कोई भी चीज लूट नहीं है। मैं आपको साफ तौर से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और देश का हर वो व्यक्ति जिसके मन में देश के प्रति प्रेम है वो ये होने नहीं देगा। आप कहते थे देश नहीं झुकने देंगे, हम कहते हैं हम ये देश नहीं बिकने देंगे, हम ये देश नहीं बिकने देंगे। कांग्रेस पार्टी और भारत का हर वो व्यक्ति जिसने 70 साल पिछले आजादी के बाद हर दिन अपने खून पसीनों से इस संपत्तियों का निर्माण किया है, आप उन संपत्तियों को अपने मित्रों के हवाले करना चाहते हो, हम ये नहीं होने देंगे। मैं ब्रीफली इसको इंग्लिश में भी बोलूंगा और फिर आपके सवाल जवाब का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। Clearance sale of strategic assets in most unstrategic manner. क्लियरेंस सेल हमने देखा ना, ले जाओ सामान छूट, हमने यहाँ पे सेल लगाई हुई। भारत सरकार ने क्लियरेंस सेल लगा रखी है। फायर सेल ऑफ हार्ड अर्न्ड एसेट्स इज द सिंगल बिगेस्ट एंटी नेशनल एक्ट। आप बार बार राष्ट्रद्रोह की बात करते हो ना, इससे बड़ा राष्ट्रद्रोह नहीं हो सकता कि आप 70 साल की मेहनत को तुरंत अपने पूंजीपति मित्रगणों के हवाले करना चाहते हो। Over last 7 years, we had seen a constant decline in all spheres of public life, in all spheres of economy of our country. All possible attempts were made to discredit what was done in last 70 years. But we are asking today one question, that the assets which you are handing over to your friends, in whose regime these assets were created? Who created these assets? These assets were not created post 2014. These assets were created before 2014. Whose government was there when these assets were created? The answer is, it was the Congress government. In last 67 years of post-independence, we had created the assets. And we had three questions to the government, and we seek the answers of these 3 questions. Number 1, that why you want to disinvest or monetize or privatize the strategic assets. When I say strategic assets, because 28,000 kilometers of power transmission line you want to lease it out, 27 kilometers of highways you want to lease it out, 8,000 kilometers of gas pipeline you want to lease it out. If power transmission line, if airports and ports are not strategic assets, then there can't be any strategic assets in our country. So we want to ask that why you want to hand over
the strategic assets of our country which were created in last 70 years to your friends. This is point number one. Number two, when you used to ask that what you had done in last 70 years, now you yourself is giving the answer. These assets which you are going to monetize, which you are going to privatize, which you are going to hand it over for 30 to 50 years lease to your so-called 2-3 friends. If this is not when these assets were created by the previous Congress governments in last 67 years post-independence. Point number 3, Honorable Prime Minister, time and again, on 15th August 2019, on 15th August 2020, on 15th August 2021, had mentioned a number that 100 lakh crore we are going to invest in the infrastructure. We want to ask that in last 2 years how much money was spent. The answer is zero. No money was spent. This figure Prime Minister used to carry for the Lal Killa Bhashan. Once the Bhashan is over, this figure is again packed in the bag of the Prime Minister. We want to ask where is this money, from where this money is going to come. The answer is that you are going to sell the public assets. But we are not going to allow to sell these public assets because these assets were created by lot of hard work of the people of our country. Third point. Once you are going to monetize these assets, what will happen to the opportunities to SC, ST, OBCs? Because right now they are getting reservation on these assets. Once these are handed over to your friends, how you are going to ensure that these reservations will be continued? And last but not least, that all these clearance sale is going to promote monopoly in the economy. And monopoly ultimately, who is going to get the worst effect of monopoly? You, me, a common citizen of our country is going to be affected by monopoly. Because the services which we are getting right now, the price of those services are going to go up. So lastly, I will say, public assets that were built by taxpayers' money will be handed over to friends by availing loans from public sector banks. These banks are built by taxpayers' money, and further, as consumer, these friends will again charge money for use of the monetized public asset from the taxpayer. This is a vicious cycle of plunder that the Modi government is pushing the people into. The Congress party and people of our country will not allow Modi government to succeed in its misadventures. तो मैंने अपनी बात हिंदी में विस्तार से कही, बहुत ही ब्रीफली मैंने अपनी बात अंग्रेजी में भी कही। अब इस संदर्भ में आपके जो भी सवाल है, मैं हर सवाल का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। एक करके आपसे निवेदन है, एक करके सवाल। आपने कहा कि जो you are opposing this process now. Don't you think this process was started by Dr. Manmohan Singh? Banking sector हो, चाहे automobile sector हो, it is an unstoppable process. सर इसी से जुड़ा हुआ है। एक फिर मैं भूल जाऊंगा। मैं पर आपके सवाल का जवाब दिए बिना दिल्ली नहीं जाऊंगा। ये मेरा वादा। आपने सवाल अच्छा पूछा, इम्पोर्टेंट सवाल, और मैं चाहता हूं आपके माध्यम से देश को भी इसकी क्लैरिटी रहे। We are opposing the strategic assets. When I say strategic assets, हम जब डिसइन्वेस्टमेंट करते थे तो हमारी नीति थी सबसे पहला कि हम ओनली लॉस मेकिंग PSUs का डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, और नंबर 2, जिन PSUs का मार्केट में कंट्रीब्यूशन बहुत छोटा हो, पर आप 27,000 किलोमीटर रोड दे रहे हो, आप 28,000 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन दे रहे हो, क्या ये स्ट्रेटेजिक एसेट्स नहीं है? वी आर नॉट अगेंस्ट डिसइन्वेस्टमेंट। हमारी नीति थी कि हम सिर्फ उन एसेट्स का डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे जो कि लॉस मेकिंग PSUs है, एंड सेकंड, लॉस के साथ साथ उनका मार्केट शेयर नगण्य हो, इनसिग्निफिकेंट हो। पर आप जब 28,000 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन अपने मित्रगणों के हवाले कर दोगे, तो फिर जब आपदा आएगी, जब कोई समस्या आएगी और उन मित्रगणों ने 5 गुना भाव बढ़ा दिए, तो किसको देना पड़ेगा?
आपको मुझे देश के हर उस नागरिक को देना पड़ेगा जिसके माता पिता दादा दादी ने अपने खून पसीने से वही एसेट्स बनाए। आज मैं आपसे पूछता हूँ कि आप हवाई रेलें आप निजी हाथों में कर रहे हो, स्टेशन निजी हाथों में कर रहे हो। मैं आपसे पूछता हूँ, भारत के किसानों ने रेल लाइन के लिए अपनी जमीन दान दी थी भारतीय रेलवे, अब आप उनको निजी हाथों में कर रहे हो। जो स्टेशन बने हैं वो लोगों ने दान दिए थे स्टेशन के लिए जमीन, बिना एक फूटी कौड़ी लिए। अगर आपको निजी क्षेत्र को प्रमोट करना है तो फिर आप अपना नया स्टेशन बनवाइए निजी हाथों में। फिर देहरादून रेलवे स्टेशन का उपभोग क्यों कर रहे हो, जो कि भारत के लोगों ने बनाया, भारत के किसानों ने बनाया। जिन ट्रैक्स पर देहरादून से दिल्ली तक गाड़ी चलती है, उस ट्रैक्स के दोनों तरफ भारत के किसानों की जमीन है, जो बिना किसी मुआवजे के हिंदुस्तान की आजादी के बाद ये किसानों ने निशुल्क सरकार को दे दी थी। तो हम अपोज करते हैं स्ट्रेटेजिक एसेट्स के डिसइन्वेस्टमेंट का, हम अपोज करते हैं प्रॉफिट मेकिंग पीएसयूज के डिसइन्वेस्टमेंट का, हम अपोज करते हैं कि जो पीएसयूज जिनका मार्केट में शेयर बहुत बड़ा है वो आप अगर निजी हाथों में दे दोगे तो मोनोपोली का निर्माण हो जाएगा। चौथी चीज हम अपोज करते हैं, आपने जो बिना आनंद फानन में ये जो नीति लाए, क्या संसद में इसका डिस्कशन हुआ? क्या ट्रेड यूनियन से डिस्कशन हुआ? ये तो उसी तरह के 3 काले कानून जो किसानों के माथे थोप दिए, अब हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के माथे पर ये क्लियरेंस सेल को आपने थोप दिया। तो हमारी नीति थी डिसइन्वेस्टमेंट की, इनकी कोई नीति नहीं है। इनकी तो ये आज इसको बेच दो, उधर से निकले तो इसको बेच दो, इधर से निकले तो इसको बेच दो। बिना नीति के, बिना विमर्श का ये मोनेटाइजेशन है। और मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे पता आप जवाब आपके मन में है पर आप नहीं दे पाओगे पब्लिक पटल पे। क्या आपको पता नहीं है कि एसेट्स कौन खरीदेगा? मैं आप सबसे पूछता हूँ, क्या आपको पता नहीं है एसेट्स कौन, किसके नाम से वहां पे साइन लग जाएंगे? क्या आपको पता नहीं? तीसरी क्लास के बच्चे को भी पता है कि कौन खरीदेगा और किसके साइन बोर्ड लगेंगे। तो ये नीति में अंतर जी। सर, आपने भी रेलवे स्टेशन की बात की। 2008 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसी बात को उठाया है कि उन्होंने भी NDLS यानी नई दिल्ली स्टेशन को बेचने की कवायद की थी। तब राहुल गांधी जी ने उस पत्र को क्यों नहीं फाड़ दिया था, उस प्रस्ताव को क्यों नहीं फाड़ दिया था? दूसरा, ये पूना मुंबई एक्सप्रेस वे, इसको भी इसका भी मौद्रीकरण करके तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए जुटाए गए थे। उस वक्त कांग्रेस ने क्यों नहीं विरोध किया था? कांग्रेस सत्ता में टेलीकम्युनिकेशन भी स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री है, आप क्या मानते हैं? जी, मैं एक इनका जवाब देता हूँ, फिर मैं आपका पूरा प्रश्न बाद में लूंगा सारा जी। अब आप ये बताइए, 28,000 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन, क्या कोई सरकार ने ट्रांसमिशन लाइंस को निजी हाथों में देने का काम किया? और क्या 28,000 किलोमीटर देने से मोनोपोली का निर्माण होगा कि नहीं होगा? और मोनोपोली नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि एक दोस्त नहीं, हम दो, हमारे दो है, डियोपोली शब्द से, क्योंकि दोनों में बटेगा है, दोनों में बराबर, आधा इधर, बाकी मेरे पीछे वाला होगा। तो ये दोनों में डियोपोली का निर्माण हो रहा है। अब आप ये बताइए, 28,000 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन के बाद क्या डियोपोली नहीं होगी देश में? और अगर डियोपोली होगी तो किसको उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा? हम लोगों को, हर उस व्यक्ति को जो बिजली का उपभोग कर रहा है, क्योंकि ये ट्रांसमिशन लाइन के उपयोग का रेंट बढ़ा देंगे। तो जब रेंट बढ़ जाएगा तो जो सरकारें हैं वो बिजली का जो बिल है वो बढ़ जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 27,000 किलोमीटर का हाईवे आप दो लोगों के हवाले करना चाहते हो डियोपोली में, तो क्या किसी सरकार ने 27,000 किलोमीटर के बाद मुश्किल से थोड़ा बहुत हाईवे बचता है? आप 25 एयरपोर्ट देश के निजी के क्षेत्र के हवाले करना चाहते हो? मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, हम अगेंस्ट है मोनोपोली और डियोपोली के निर्माण के, हम अगेंस्ट है स्ट्रेटेजिक एसेट्स के निर्माण के, हम अगेंस्ट हैं कि आप कंट्रोलिंग राइट्स देश के एसेट्स पे अपने मित्रों को देना चाहते हो, उसके खिलाफ हम अगेंस्ट हैं। हमारी निवेश की नीति थी, हम ऐसे बरगलाने वाले काम नहीं करते थे कि अभी भाड़े पे दे रहे, अभी इसको बेच नहीं रहे। हम तो कहते थे हम डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं, और दो ही चीजों का डिसइन्वेस्टमेंट करते थे। नंबर 1 लॉस मेकिंग PSUs, and number 2 those PSUs who are having an insignificant market share.
so that monopolies or duopolies should not be created. That was the difference between our approach and their approach. आपने पहले कभी सुना कि 8000 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन निजी क्षेत्र के हवाले? क्या आपने पहले कभी सुना 210 लाख मेट्रिक टन जो एफसीआई के जो स्टोरेज भंडारण की व्यवस्था है वो निजी क्षेत्र के हवाले? फिर आपके पास बचेगा क्या भंडारण के लिए? क्या आपने पहले कभी सुना कि एक साथ 9 बंदरगाह निजी क्षेत्र को? और क्यों? इससे आपको क्या मिलेगा? बोल रहे हम हर साल 1.5 लाख करोड़ इससे निकालेंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ इन सारे एसेट्स की रेवेन्यू क्या है आज की तारीख में? वो 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा की होगी। मैं चैलेंज करता हूँ वो 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा की होगी। पर आपको क्या करना है? आपको रेवेन्यू से कोई मतलब नहीं। आपको अपने दोस्तों को, मित्रगणों को पनपाना है। आपको डिओपोली का जन्म देना है। आपको देश के निर्माण से आपका कोई सरोकार नहीं है। आपका सरोकार मित्रगणों का विकास है। आज सुबह दिल्ली से देहरादून आते वक्त एक और विकास का आंकड़ा, क्योंकि हमारे भाई ने पूछा, पिछले 10 महीने में इन लास्ट 10 मंथ्स एलपीजी सिलेंडर कितना बढ़ा है? आप अनुमान लगा सकते हैं? 291 रुपए, 291 इन लास्ट 10 मंथ्स। ये विकास के मॉडल है। कोरोना के दौरान हर हिंदुस्तानी की आय कम हुई है। आपकी आय कम हुई, मेरी आय कम हुई। आपको सैलरी 4-4 महीने बाद मिली। सैलरी में 30%, 40%, 50% तक की कटौतियां हुई। आपकी हुई, मेरे परिवार में लोगों की हुई। पर उस दौरान 10 महीने में 300 रुपए, 291 रुपए सिलेंडर के दाम बढ़ गए। 2014 की तुलना में आज गैस सिलेंडर के दाम डबल हो गए। आपने बात की थी किसानों की आय डबल करने की, या महिलाओं के लिए गैस के दाम डबल कर दिए। ये विकास का मॉडल। बहुत हुई, अब तो बस भी करो सरकार, बहुत हो गई। अब तो गैस सिलेंडर भी हो गया 900 के पार। बहुत हुई, हम दो हमारे दो की सरकार। कभी तो देश के बारे में सोचिए। दो लोगों के लिए सोचते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब होता है बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल। बट द करंट गवर्नमेंट एट दिल्ली इज of 2 people, by 2 people and for 2 people. And this is not the democracy. This is not the freedom for which our forefathers had gave the life. ये वो आजादी नहीं है जिसके लिए गांधी जी ने, पंडित नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ये वो आजादी नहीं है। ये डिओपोली और मोनोपोली को जन्म देने वाली आजादी के लिए गांधी जी ने गोडसे से गोली नहीं खाई। डिओपोली को जन्म देने वाली सरकार के लिए पंडित नेहरू 10 साल से ज्यादा वर्ष तक जेलों में नहीं रहे। अनफॉर्चुनेटली आपको, हमें और हर हिंदुस्तानी को आज प्रण लेना पड़ेगा कि हम देश नहीं बिकने देंगे। हम देश को हम दो, हमारे दो के हवाले नहीं होंगे। गौरव जी, आगे की रणनीति क्या रहेगी? शब्दों से आपने पूछा आगे की रणनीति क्या रहेगी। ये सप्ताह भर पुरानी स्कीम 5-6 दिन पहले आई। हर राज्य में कांग्रेस पार्टी और एआईसीसी और वहां की राज्य इकाई मिलकर इसके बारे में लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। हर स्तर पर इसके लिए संघर्ष करेंगे। जिस तरह हम कदम से कदम मिला के हिंदुस्तान के किसानों के साथ आज भी खड़े हैं और प्रण लेते हैं कि जब तक ये 3 काले कानून किसानों के नहीं जाएंगे हम उनके साथ खड़े हैं, उसी तरह हमारी पुरखों की संपत्ति तो हम 2 लोगों के हवाले नहीं होने देंगे। हर स्तर पर, लोकतांत्रिक व्यवस्था के हर स्तर पर इसका विरोध किया जाएगा। और हम चाहते हैं आप हमारा सहयोग करें, क्योंकि ये आपका मेरा सवाल नहीं है, ये हमारी आने वाली 3 पीढ़ियों का सवाल है। जब ट्रांसमिशन लाइन के उपभोग के लिए आपके बच्चे को, मेरे बच्चे को 100 रुपए प्रति यूनिट बिजली देनी पड़ेगी, तो वो हमें कभी माफ नहीं करेंगे कि जिस दिन इन एसेट्स को बेचा जा रहा था तो आप और मैं क्या कर रहे थे। हमारा कंट्रीब्यूशन वो जरूर पूछेंगे। तो हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि हम हर स्तर पर, सड़क से लेकर संसद तक, पत्रकारों से लेकर विचार विमर्श तक, ट्रेड यूनियन के लीडर्स तक, हर स्तर पर लोगों के सामने जाके ये बताएंगे कि जो आपके और मेरे पुरखों ने संपत्तियां बनाई वो औने पौने दामों में, बिना किसी विमर्श के, मोनोपोली और डिओपोली के निर्माण करने के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट्स को
देश के सामरिक महत्व के संपत्तियों को 2 लोगों के और 3 लोगों के हवाले करने का जो षड्यंत्र है उसका हर स्तर पर विरोध करेंगे।